Good morning, everyone. So, in last lecture of RDT, we were discussing about your dominant and co-dominant markers. ठीक है, तो इन मार्कर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे. ठीक है कि जैसे RFLP, SSR, आपका VNTR, SNP, STR, ये सब कैसे थे? को डोमिनेंट मार्कर्स वो होते हैं जिनसे आप एलिलिक वेरिएशन को स्टडी कर सकते हो. जैसे आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि होमोजाइगोट है या हेट्रोजाइगोट है, बट डोमिनेंट मार्कर से आप ये पता नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था आपका. ठीक है, ये बेसिकली मैंने आपको अलग अलग मार्कर्स एग्जांपल बताए थे, और ये उनकी फुल फॉर्म्स होते हैं. RFLP इज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट. RAPD इज रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA. AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. VNTR क्या होता है आपका? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट. SNP इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. STR is short tandem repeats, single feature polymorphism. RAD is the restriction site associated DNA, and this is diversity arrays technology. ठीक है, और भी बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, क्योंकि ये तो अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं. ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप की स्टडीज होती हैं, प्लांट के अंदर स्टडीज होती हैं, कुछ और मार्कर्स होते हैं. ठीक है, तो ये भी बहुत आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है अदरवाइज. चलो अभी बट आपको बेसिक पता हो कि एक को डोमिनेंट और एक डोमिनेंट मार्कर आपका क्या होता है. ठीक है. ठीक है, फिर थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको एक दो टॉपिक्स हैं बस वो थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ. जैसे एक हम बात करते हैं क्रिस्पर कैस. ठीक है, क्रिस्पर कैस 9 एक तरह से ये क्या सिस्टम होता है कि जैसे नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरस जा रहा है, तो वो वायरस के जीनोम को एडिट करता है. ठीक है, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं बेसिकली अगर हमें किसी जीनोम को एडिट करना है. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या दिखा रखा है आपको? जैसे ये एक सेल है जिसके अंदर एक नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन है, मतलब इस जीन को हमने टारगेट करना है. ठीक है, मतलब आपने इसकी जगह फॉर एग्जांपल म्यूटेटेड कॉपी लगानी है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक गाइड आरएनए होता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा ना प्लाज्मिड एक्सप्रेसिंग ए गाइड आरएनए विद सीक्वेंस होमोलोगस टू द टारगेट जीन. ठीक है, तो ये वहीं पे जाके लगेगा बिकॉज इट सीक्वेंस इज होमोलोगस टू द टारगेट जीन. और वहां पर बेसिकली क्या होगा आपका? वहां पर एक तरह से ये जाके लगेगा. और Cas9 एक न्यूक्लियस है जिसको सेल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है टुगेदर विद ए म्यूटेटेड कॉपी. ठीक है, तो पहले तो यहां से जो टारगेट डीएनए था वो क्लीव हो गया, और म्यूटेटेड कॉपी जो है वो आपकी बेसिकली क्या कहाँ पे जाके लगी? नॉर्मल या टारगेट जीन की जगह. यहाँ पे लिखा ना GRNA Cas9 को डायरेक्ट करता है. GRNA directs Cas9 to the target gene, and cleavage by Cas9 promote homologous recombination between the target gene and mutated copy. ठीक है, वैसे तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिया का, बट उसको हम जीनोम एडिटिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर तो आपने एक तरह से रिप्लेस कराया है, ऐसे ही आप अगर नॉकआउट कराना चाहते हो. ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज अप्रोच. ठीक है, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कि अ, अगर आप प्रिसाइजली किसी जीन को टारगेट करना चाहते हो या उसकी एडिटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्रिस्पर कैस9 यूज कर सकते हो. ठीक है, इसकी जैसे फुल फॉर्म भी होती है क्रिस्पर की क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये एक तरह से एडिटिंग, अगर आपने जीनोम को एडिट करना है. ठीक है, जैसे हमने अप्लाइड बायो में भी पढ़ा था कि नॉकआउट माइस होता है, नॉक इन माइस होता है. तो हमने तो ये पढ़ा था ना कि हमने एक तरह से नॉकआउट फॉर एग्जांपल बना दिया है, नॉक इन बना दिया, बट बात एक ही उसको हम कैसे, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर जो जीन को हम टारगेट कर सकते हैं. यहां पर तो हमने रिप्लेस कराया कि टारगेट जीन को हमने म्यूटेटेड कॉपी से रिप्लेस करा दिया. ठीक है, ऐसे दो तीन सिस्टम और होते हैं. जैसे एक क्या बता रहा है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इधर राइट ZFN है, लेफ्ट है, और यहाँ पर फोक 1 है. ठीक है, तो उसको स्पेसिफिकली क्या बता रखा है कि जो ZFN है, ठीक है, मतलब आपको एक थोड़ा बहुत नाम का आइडिया हो, दे आर टिपिकली यूज टू नॉकआउट जीन फंक्शंस
ड्यू टू इंसर्शन एंड डिलीशन दे कैन क्रिएट एंड देयर बाय कॉजिंग डिसरप्शन ऑफ कोडिंग फ्रेम। ठीक है, वही होता है ना, आप एक तरह से या तो पूरी जीन को डिलीट कर दो या वहां पे कुछ आप इंसर्ट डिलीट कर दो, उससे भी तो एक तरह से क्या होगा, जीन का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक होता है आपका टैलेंट। दे आर ऑल्सो वेल suited to gene editing applications such as repair of specific gene or insertion of gene mutation। ठीक है, और CRISPR Cas9, the most flexible and easy to use gene editing technique commonly used in gene knockout, ठीक है, एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन टू डाइवर्स रेंज ऑफ देयर एप्लीकेशन। ठीक है, अलग अलग है, मतलब जैसे अगर आप किसी जीन के अंदर, जैसे आप एक नॉर्मल जीन की जगह फॉर एग्जांपल म्यूटेटेड जीन लगा दोगे, एट द एंड तो वो भी वैसे ही फंक्शन में भी परफॉर्म कर रही है कि जैसे वो जीन है ही नहीं। ठीक है ना, अब वो डिपेंड करता है ना आपने, आपका क्या टारगेट है, आप क्या स्टडी करना चाहते हो। तो ये एडिटिंग टूल्स हैं, ठीक है ना, और सबसे फ्लेक्सिबल उसने कौन सा बताया, क्रिस्पर कैस9। तो जहां पर भी ये दो तीन नाम आए तो आपको पता हो कि अगर मैं ZFN की बात कर रहा हूँ, अगर मैं टैलन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो चलो डिटेल्स होते हैं कि कैसे वर्क करते हैं, बट चलो अभी सिर्फ आपको नाम पता हो कि अगर ये नाम कहीं पर आ रहे हैं इसका मतलब दे आर रिलेटेड टू द जीन एडिटिंग। ठीक है, चाहे वो किसी चीज को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, आपने किसी जीन को रिमूव करना है, ठीक है, वो तो क्योंकि अभी हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे लग रहा है जैसे नॉकआउट दिखा रखा है सब जगह पे कि आपने, जैसे ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं। जैसे अभी हमने गाइड आरएनए की बात करी, तो गाइड आरएनए टारगेट वाले ही, मतलब जिस जीन को आप, जहां पर आप चेंज चाहते हो, ये वहीं पे जाके लगेगा और वहीं पे जाके Cas9 काम करेगा। ठीक है, तो Cas9 जैसे होता है ना, कोई भी एक एक स्पेसिफिक साइट होती है। अब Cas9 को कैसे पता लगेगा कि उसने कहाँ पर जीन को रिमूव करना है, तो सबसे पहले वहां पे जाके गाइड आरएनए लगता है, और गाइड आरएनए का काम ही गाइड करना है। ठीक है, जो भी हमने एक डायग्राम में पहले भी देखा कि ये देखो गाइड आरएनए यहाँ पे लगा था, जिस जो भी आपकी टारगेट डीएनए था वहां पे क्लीव करता है और उसके बाद उसको वहां पर म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, देखो मेन बात यहाँ पर क्या ना, नो डाउट इसके बारे में पूरा का पूरा आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, बट चलो अभी आपको मैं वही बताता हूँ ना, हर एक का थोड़ा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो। कहीं पर अगर क्रिस्पर कैस9 नाम लिखा है तो आपको पता हो कि क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, ZFN क्या होता है, और आपका तीसरा हमने किसकी बात करी, टैलन की। ठीक है, फिर एक मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, वैसे तो सीक्वेंसिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है आपका, ठीक है, सीक्वेंसिंग, चलो अभी हम सीक्वेंसिंग तो नहीं डिस्कस करें, बट चलो मैं आपको नाम लिखवा देता हूँ। जैसे एक सीक्वेंसिंग तो हम करते हैं आपकी, दैट इज सैंगर मेथड, जिसके अंदर हम डाइडिऑक्सी शुगर यूज करते हैं, एक सैंगर मेथड होता है। तो ये चेन टर्मिनेशन मेथड होता है। ठीक है, एक मेथड अगर आपने सुना होगा, एक मैक्सम गिलबर्ट होता है। ठीक है, ऐसे एक पायरो सीक्वेंसिंग भी होती है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स हैं, तो उनके अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं। मैक्सम गिलबर्ट होता है, पायरो सीक्वेंसिंग होता है। बट थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो भी डीएनए का आपने सीक्वेंस करना है, तो सबसे पहले उसने आपको क्या बताया कि जो सेलुलर डीएनए है उसका आप फ्रेगमेंट करो और उसके साथ अडेप्टर्स लगा दो टू द एंड्स ऑफ ईच फ्रेगमेंट। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपने फ्रेगमेंट्स किए, तो कई बार क्या होता है ना, वो आपसे पूछता है कि स्टेप्स बताओ, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, अडेप्टर्स लगाने हैं। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल्स आर देन एंकर्ड टू द सॉलिड सरफेस एंड एम्पलीफाइड बाय पीसीआर। ठीक है, जैसे पहले क्या दिखा है, एंकर सिंगल मॉलिक्यूल टू द सॉलिड सरफेस, और उनको फिर हम पीसीआर से एम्पलीफाई कराते हैं। फिर वो कह रहा है कि 4 कलर लेबल्ड रिवर्सिबल चेन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टुगेदर विद डीएनए पॉलीमरेज एंड ए प्राइमर दैट रिकॉग्नाइज द अडेप्टर सीक्वेंस। अब देखो अडेप्टर सीक्वेंस तो सभी में ही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 4 कलर्ड, मतलब वही है कि कुछ रेडियो लेबल्ड होंगे या उनके साथ कुछ हमने कंपाउंड लगा दिया। तो एक यूनिवर्सल प्राइमर है, यूनिवर्सल प्राइमर मतलब जो, क्योंकि वो अडेप्टर के लिए है। अब क्या होता है कि अब जैसे ये यहाँ पर सी के सामने सी आएगा, ए के सामने क्या आएगा आपका, टी आएगा, टी के सामने ए आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टेम्पलेट डिपेंडेंट एडिशन होता है। फिर वो कह रहा है कि रिमूव अन इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, रिवर्स चेन टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे यहां पर बता रखा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड
into each cluster of DNA molecule is detected by laser. ठीक है. Unincorporated nucleotides are removed, chain termination is reversed. ठीक है. The cycle is repeated to obtain the sequences of millions of cluster simultaneously. इससे क्या होगा ना, आपके पास जो सीक्वेंस है वो फास्ट आ जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा कि रिवर्सिबल चेन टर्मिनेटिंग, जैसे पहले वो लग गए, फिर वो क्या कर रहा है कि बाद में वो क्या कर रहे हैं, आप उनको लिखा ना कि रिवर्स चेन टर्मिनेशन. एक तो जो लग गए ठीक है, जो अनइनकॉर्पोरेटेड है उनको हटा दो, फिर वो कह रहा है कि रिवर्स करो. रिवर्स का मतलब जो जो लगे हैं एक एक करके हटाओ. ठीक है. अब क्या ना, चारों अलग अलग हैं, क्योंकि आपको, क्योंकि इसका सीक्वेंस तो आपको पता ही है. अब यहां से वो कह रहे हैं इसको हटाओ, उससे आपको पता लग जाएगा वन बाय वन कि मतलब कौन कौन सा जो न्यूक्लियोटाइड है वो लगा है. ठीक है. तो अगर आपको वो सीक्वेंस पता लग गया तो ऑटोमेटिकली आपको डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा. ठीक है. बस इसका ये है कि ये थोड़ा सा, मतलब इसमें आप बहुत सारे लिखा ना कि इट इज रिपीटेड टू ऑब्टेन द सीक्वेंस ऑफ मिलियंस ऑफ क्लस्टर साइमल्टेनियसली. ठीक है. इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ठीक है. तो सबसे पहले आपने यहां पे उसने ये लाइन लिखी ना, रिवर्सिबल चेन टर्मिंग न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. रिवर्सिबल, या जैसे इसने तो शो करा कि एक लगा, और या तो उसी को जैसे वो डिटेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. तो या तो वन बाय वन वो क्या करता जाएगा आपका डिटेक्ट. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिटेल में नहीं बता रखा, बट मेन आपने स्टेप्स याद रखना है. पहले आप फ्रेगमेंट करो, फिर आप अडेप्टर लगाओ, फिर आप उसको एक सॉलिड सरफेस अटैच करो, फिर आप उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करो. फिर वो कह रहा है कि 4 कलर्ड रिवर्सिबल चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आपका क्योंकि अडेप्टर तो आपने ही लगाया है, तो प्राइमर तो आप उस हिसाब से एक सिर्फ प्राइमर ले सकते हो. ठीक है. तो प्राइमर तो आप एक ऐसा ले सकते हो, एक यूनिवर्सल प्राइमर. ठीक है. सो दैट दिस इज टेम्पलेट एडिशन ऑफ चेन टर्मिनेटर. ठीक है. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं आपका, दिस इज नोन एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ठीक है. अब इसमें एक आपको जैसे बता रखी है, ये तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, ये तो आरएनए की सीक्वेंसिंग है. जैसे आपने ये देखना है कि क्योंकि हर एक जो सेल के अंदर आरएनए का लेवल डिफरेंट हो सकता है. ठीक है. तो सेलुलर जो एमआरएनए है, पहले आप उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब कराओ, फिर आप उसकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कराओ. दिस दिस द रिजल्ट्स यील्ड इन द सीक्वेंस ऑफ ऑल एमआरएनएज इन ए सेल. ठीक है. इससे आपके पास सारे सेल के एमआरएनए का पता लग जाएगा, और जो रिलेटिव अमाउंट है दैट इज इंडिकेटेड बाय द फ्रिक्वेंसी एट विच सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस रेड. अब भैया ना, यहाँ पे येलो वाले एमआरएनए ज्यादा थे तो सीडीएनए भी ज्यादा बनेंगे. रेड वाला एमआरएनए जैसे एक ही शो कर रखा है, ब्लू वाले 2 शो कर रखे हैं. ठीक है. तो ये भी पता लग जाता है कि कितने एमआरएनए बन रहे हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में वही, पहले आप डीएनए बनाओगे, फिर अडेप्टर लगाओगे, फिर उसको आप सॉलिड सरफेस से अटैच कराओगे, पीसीआर से एम्पलीफिकेशन कराओगे. ठीक है. तो इससे आपको मतलब यह कि आप मल्टीपल जो फ्रैगमेंट्स है उनकी सीक्वेंसिंग जो है वो साइमल्टेनियसली कर सकते हो. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर होगा. कि आपने बताना है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड होल सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट. क्या आंसर होगा. देखो ना, पहले आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा, फिर आपने शीयरिंग करी, फिर आपने अडेप्टर लगाए, फिर आपने उसको एम्पलीफाई किया, फिर सीक्वेंसिंग करी, फिर असेंबली करनी है, फिर फिनिशिंग एनोटेशन होता है कि अगर आपने उसको कुछ बताना है कि इसका क्या रोल है, और फिर उसको सबमिट कर देते हैं जैन बैंक में. ठीक है. मतलब मेन यहाँ पर यह है कि आपको एक तरह से स्टेप्स बताऊं. जैसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या था आपका, ठीक है, यही था ना, पहले उसने फ्रैगमेंट दैट इज शीयरिंग, फिर उसने अडेप्टर लगाए, फिर उसने
एंकर्ड सिंगल मॉलिक्यूल टू सॉलिड सरफेस, फिर उसने उसको एम्पलीफाई करा, फिर उसने 4 कलर्ड रिवर्सिबल चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब वो लगे लगते हैं तो चेन टर्मिनेट करेंगे, बट वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसको किससे डिटेक्ट करते हो? लेजर से। ठीक है, अब वो जो भी इन्होंने कलर बेस जो भी यूज कर रखा है, ठीक है, ताकि क्योंकि चारों के लिए जो 4 कलर लेबल रिवर्सिबल चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका RDT कंप्लीट। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में ये सब हमने पढ़ लिया था आपका कि, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस मैंने आपको बता दिए थे, एक्सप्रेशन सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए थे, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हमने स्टडी कर ली थी, फाज डिस्प्ले क्या होता है, फिर ये DNA प्रोटीन इंटरेक्शंस वाली भी टेक्निक्स हो गई थी आपकी, ये माइक्रो एरे के बारे में भी बता दिया था, फिंगर प्रिंटिंग हमने डिस्कस कर ली थी, डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर क्या होता है, और बाकी फिर आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जो एडिटिंग के लिए हम जिन टूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से RDT होगी आपकी कंप्लीट।